नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के YouTube ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक वंश को पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने गुलाम वंश पढ़ लिया था और खिलजी वंश पढ़ लिया था। तो अब तुगलक वंश से शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक को अपन आगामी पुलिस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ेंगे, जिसके अंदर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर किए जा सके। तो चलो शुरू करते हैं। तुगलक वंश। तुगलक वंश में आपको याद रखना है, इसका कार्यकाल था आपके 1320 से लेकर 1414 तक। 1320 से 1414 तक। यहां पर आपको याद रखना है, तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में आपको याद रखना है, सर्वाधिक समय तक यानी कितने साल तक? तो आपको याद रखना है 94 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक दिल्ली पर शासन रहा था इसका? 94 वर्ष तक। फिर आपको याद रखना है, इस वंश का संस्थापक है आपके गयासुद्दीन तुगलक। इस वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। संस्थापक हो जाएगा आपके गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के लिए आपको याद रखना है, इसका कार्यकाल था आपके 1320 से लेकर 1325 तक। कार्यकाल इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे पढ़ के निकल जाना है। अब गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक है, तो इसके लिए बात याद रखनी है, गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को पराजित कर, किसको पराजित कर? मंगोलों को पराजित कर गाजी की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की थी? पराजित कर गाजी की उपाधि। विशेष याद रखना, गयासुद्दीन तुगलक ने किसको हराकर गाजी की उपाधि धारण की थी? तो आपको याद रखना है, मंगोलों को हराकर। और मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, तो विशेष याद रखना, मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय। जबकि मंगोलों को पराजित किस सल्तनतकालीन शासक ने किया? तो वो है आपके गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद में आपको गयासुद्दीन तुगलक के लिए याद रखना है कि इसने अलाउद्दीन खिलजी की जो कठोर नीतियां थी, कठोर नीति के स्थान पर इसने कौन सी नीति अपनाई? उदार नीति। कठोर नीति के स्थान पर इसने उदार नीति अपनाई थी। कैसी नीति अपनाई? उदार नीति। ठीक है, ये भी याद रखना। फिर इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो डाक व्यवस्था शुरू की थी, उसको सुदृढ़ किसने बनाया था? तो वो है गयासुद्दीन तुगलक। तो ये बात भी आपको याद रखना है, डाक व्यवस्था शुरू तो किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो याद रखना है, डाक व्यवस्था की शुरुआत तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के लिए मैं एक लिख रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी ने एक लिख रहा हूं अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो डाक व्यवस्था की शुरुआत तो किस सल्तनतकालीन शासक ने की? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन इस डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किसने बनाया? सुदृढ़ या सबसे ज्यादा विकसित किसके समय हुई? तो वहां पर आपको याद रखना है, गयासुद्दीन तुगलक। किसने सुदृढ़ किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था किस शासक ने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी। और डाक व्यवस्था किसके समय सुदृढ़ हुई? तो वो हो जाएगा आपके गयासुद्दीन तुगलक। फिर आगे बढ़ते हैं, गयासुद्दीन तुगलक की और बात करें तो सर्वप्रथम इसने, अलग से बात याद करें तो सर्वप्रथम इसने सिंचाई हेतु नहर निर्माण सर्वप्रथम किस सल्तनतकालीन शासक ने किया था? तो आपको याद रखना है, गयासुद्दीन तुगलक। सर्वप्रथम सल्तनत काल में नहर निर्माण किस शासक द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। फिर आपको याद रखना, सर्वाधिक नहर निर्माण यानी सबसे ज्यादा नहरों का विकास किस काल में हुआ? सर्वाधिक नहरों के निर्माण में आपको याद रखना, फिरोज शाह तुगलक। किसके समय सर्वाधिक नहरें बनाई गई थी? फिरोज शाह तुगलक के समय।
फिरोज शाह तुगलक। ये भी बात विशेष तौर से याद रखनी है। सर्वप्रथम सल्तनत काल में नहर निर्माण गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन नहरों का सर्वाधिक विकास या सबसे ज्यादा नहरें किस शासक के समय विकसित हुई, तो वो है फिरोज शाह तुगलक के समय। फिर इसके बाद में इनके लिए गयासुद्दीन तुगलक के लिए याद रखना है, गयासुद्दीन तुगलक का आपके निजामुद्दीन औलिया के साथ, निजामुद्दीन औलिया के साथ आपके कटु संबंध थे। या अपन कह सकते हैं कि निजामुद्दीन औलिया से ये जो सूफी संत था उससे गयासुद्दीन तुगलक टैक्स की बात करता है, कर देने की बात करता है, लेकिन सूफी संत निजामुद्दीन औलिया टैक्स देने से मना कर देते हैं। इस समय आपके गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान के तहत गया हुआ होता है, तो वापस बंगाल अभियान से लौटता है, उस समय संदेश भिजवाता है निजामुद्दीन औलिया को, और उस संदेश में कहता कि यदि आप या तो आप टैक्स दे दीजिए, अन्यथा दिल्ली को खाली कर दीजिए। ठीक है, तो इस बात को लेकर निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए एक शब्द कहा था, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी हुजूर अभी दिल्ली दूर है, और ऐसे वक्तव्य कहे थे। और रात के दिन जब वो वापस लौटते समय बंगाल अभियान से अफगान गांव के पास अखबानपुर गांव के पास तुगलकाबाद में रुका था, लकड़ी के निर्मित महल में, और वो महल ढहने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो इस बात को आपको याद रखना है। वापस अगली बात, अलाउद्दीन खिलजी से किससे मतभेद थे, तो सॉरी गयासुद्दीन तुगलक के किसके मध्य मतभेद थे, तो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया जो आपके सूफी संत थे, निजामुद्दीन औलिया, और इनसे क्या थे आपके मतभेद, किस शासक के थे, गयासुद्दीन तुगलक। और निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को क्या कहा था, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी हुजूर अभी दिल्ली दूर है। कब कहा था, बंगाल अभियान से लौटते समय। और निजामुद्दीन औलिया के ये वक्तव्य कहने के बाद जब बंगाल अभियान से लौटता है, बंगाल अभियान से लौटते समय अफगानपुर गांव जो कहा है आपके तुगलकाबाद में लकड़ी के निर्मित महल के ढहने से मृत्यु, किसकी मृत्यु हुई भाई, गयासुद्दीन तुगलक की। तो इस बात को याद रखना है। गयासुद्दीन तुगलक अंतिम रूप से कौन से अभियान में गया, तो अंतिम अभियान था उसका बंगाल अभियान। कौन सा अभियान, बंगाल अभियान। बंगाल अभियान से लौटते समय निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली खाली करने के लिए कहा था, तो इसने क्या कहा था कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है, और इसी आधार पर उसकी मृत्यु आपके दिल्ली पहुंचने से पहले ही अफगानपुर गांव के अंदर जो तुगलकाबाद में है, वहां पर गयासुद्दीन तुगलक की लकड़ी का महल ढहने से मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक की और बात करें तो अगली बात हो जाएगी आपके चलो अगली हो जाएगी गयासुद्दीन तुगलक के लिए मृत्यु कहां हुई थी, आपके तुगलकाबाद में। तो इसका मकबरा कहां पर बना हुआ है, तुगलकाबाद। तो मकबरा कहां पर है गयासुद्दीन तुगलक का, तो तुगलकाबाद कहां पर है, आपके दिल्ली के अंदर। ठीक है, फिर आपको याद रखना है निर्माण कार्य, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किए गए निर्माण कार्य। तो निर्माण कार्य में आपको एक ही चीज याद रखनी है, इसने आपके तुगलकाबाद का किला, तुगलकाबाद का किला बनाया। कहां पर है ये तुगलकाबाद का किला, तो ये भी है आपके दिल्ली में। इसका निर्माण किस सल्तनत कालीन शासक ने कराया, तो वो है आपके गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, फिर आपको याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक के बाद में अगला शासक बनता आपके निजामुद्दीन औलिया। के लिए एक बात याद रखना, इसने सल्तनत काल के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। कितने सुल्तानों का, 7 सुल्तानों का। ठीक है, तो ये बात याद रखना। इसके शिष्य थे अमीर खुसरो ने आपके 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, तथा
निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के दूसरे ही दिन किस शिष्य की मृत्यु हो गई थी? अमीर खुसरो की। ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली के अंदर दफनाया गया। दरगाह कहाँ है? दिल्ली, और पास ही में अमीर खुसरो को भी दफनाया गया। तो ये भी थोड़ी बात याद रखना। इसके बाद में अगला शासक बनता आपके मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद में अगला शासक लेते हैं अपन मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में कौन शासक बनता है? मोहम्मद बिन तुगलक, और इसका कार्यकाल रहेगा आपके 1325 से लेकर 1351 तक। ठीक है, यहां पर याद रखना है इसका वास्तविक नाम था जौना खां। वास्तविक नाम क्या था? जौना खां। ठीक है, फिर दूसरी बात याद रखना है बिन तुगलक के लिए, दूसरी बात आपको याद रखना है सल्तनत काल का सर्वाधिक विद्वान, सल्तनत काल का सर्वाधिक विद्वान, सबसे विवादित व सबसे मूर्ख शासक कहा जाता है। मूर्ख शासक कहा जाता। अब इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसने जितनी भी योजनाएं बनाई थी, योजनाएं तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो व्यवहार के रूप में सफल नहीं हो पाई। इसलिए इसे सर्वाधिक विद्वान तो कहते ही है, लेकिन सर्वाधिक विवादित और सबसे मूर्ख शासक भी कहा जाता है। तो इसका मेन कारण ये है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था, हिंदुओं के प्रति ये क्या था? हिंदुओं के प्रति सहिष्णु था, हिंदुओं के प्रति सहिष्णु व्यवहार करता था। और इसने अपने साम्राज्य के अंदर होली तथा अन्य हिंदू त्योहार मनाना शुरू किया था। तो विशेष याद रखना किस सल्तनतकालीन शासक ने हिंदुओं के त्योहार होली और अन्य उत्सवों को मनाना शुरू किया? तो आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इसने और क्या किया था? आपके होली व हिंदू त्योहार मनाना प्रारंभ किया। किस शासक ने किया? तो वो है आपके मोहम्मद बिन तुगलक। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के लिए आपको याद रखना है इसके समय आपके एक विदेशी यात्री भारत आया था, मोरक्को निवासी आया था, इब्न बतूता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड ले लेते हैं। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता नामक मोरक्को निवासी भारत आया था। फिर याद रखना इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया। फिर याद रखना इब्न बतूता और बिन तुगलक के बीच में कुछ मतभेद हो जाते हैं, तो इस बात को लेकर इसको जेल में डाल दिया जाता है। तो बिन तुगलक इसको मतभेद के कारण क्या कर देता है? मतभेद के कारण जेल में डाल देता है, जेल में डालता है। किसको? इब्न बतूता को। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि ये निर्दोष है, तो पुनः छोड़ दिया जाता है। और 1342 के अंदर चीन के सम्राट तोगन तिमूर के दरबार में दूत बनाकर भेजता है। कौन भेजता आपके? तो याद रखना बिन तुगलक किसको भेजता है? इब्न बतूता को। ठीक है, इसके बाद में वो वापस आने के बाद में स्वदेश लौट जाता है, और स्वदेश लौटने के बाद में अपनी पुस्तक लिखता है, रहला। कौन सी पुस्तक लिखता है? रहला, जिसे अपन सफरनामा भी कहते हैं।
रहला या सफरनामा। और ये पुस्तक आपके किसके कहने पर लिखता है? तो मोरक्को के सम्राट के कहने पर पुस्तक लिखता है। ये इस पुस्तक के अंदर तत्कालीन भारत की स्थिति का वर्णन किया गया है। और ये किसके कहने पर इसने लिखी? मोरक्को के सम्राट के कहने पर। कब लिखी? स्वदेश जाने के बाद में। इसलिए आपको याद रखना है, भारतीय इतिहास की ये सबसे प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। प्रामाणिक इसलिए मानी जाती है कि इसने किसी दबाव में ये पुस्तक नहीं लिखी, क्योंकि अगर बिन तुगलक के समय यहां पर रहकर ये पुस्तक लिखता तो कुछ ना कुछ प्रभाव इसका बिन तुगलक का रहता, वो गलत बात इसके लिए लिख नहीं पाता, या जो उसकी विरोधी बात होती तो वो नहीं लिखता। इसलिए इस पुस्तक को आपके सबसे प्रामाणिक पुस्तक माना जाता है। इस पुस्तक को क्या माना जाता है? सबसे प्रामाणिक पुस्तक माना जाता है। ठीक है। और किसके कहने पर लिखी? मोरक्को के सम्राट के कहने पर। इब्न बतूता के लिए विशेष बात याद रखना, प्रश्न यहाँ से कई बार आता है। इब्न बतूता किसके काल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कब आया? 1333। कहाँ का निवासी? मोरक्को। ठीक है। फिर दिल्ली के काजी पद पर किसने नियुक्त किया था? आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर मतभेद के कारण इसको बाद में जेल डालता, लेकिन सही स्थिति का पता चलता है तो वापस बाहर निकाल देता है। और 1342 में चीन के सम्राट तोगन तिमूर के दरबार में दूत बनाकर भेजता है, और पुनः जब आता है और फिर स्वदेश लौट जाता है। और स्वदेश लौटने के बाद पूरा यात्रा वृत्तांत जो इसने भारत में रहकर पता किया, भारत की स्थिति को देखा, उसको उस अपनी पुस्तक रहला या सफरनामा में अंकित किया। और किसके कहने पर यह पुस्तक लिखी? तो मोरक्को के सम्राट के कहने पर। ठीक है। फिर इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के लिए अगली बात अपन पढ़ते हैं। तो इसके समय मोहम्मद बिन तुगलक के लिए और बात आपको याद रखनी है, इसने 5 योजनाएं बनाई थी। कितनी योजनाएं बनाई? 5 योजनाएं बनाई थी, लेकिन पांचों योजनाएं असफल रही थी। और इसी कारण, योजनाएं अच्छी थी लेकिन योजनाओं का सही ढंग से उपयोग नहीं हुआ, या कह सकते हैं कि इसकी किस्मत का साथ नहीं दिया। इसलिए इस व्यक्ति को सबसे विवादित शासक भी कहा जाता है, सबसे विद्वान भी कहा जाता है। तो बिन तुगलक ने कितनी योजनाएं शुरू की थी? 5 योजनाएं। 5 योजनाएं शुरू की थी। तो इसके अंदर आपको पहली योजना रखना है याद, राजधानी परिवर्तन। पहली योजना इसने क्या की थी? राजधानी परिवर्तन। और राजधानी परिवर्तन किया था इसने 1327 ईस्वी में। कब किया था? 1327। राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके कहां पर कर दी थी इसने? दौलताबाद। दिल्ली से कहां कर दी थी राजधानी? दौलताबाद। और दौलताबाद कहां है? देवगिरी के अंदर, दक्षिण के अंदर है आपके देवगिरी। तो राजधानी परिवर्तन करके दौलताबाद कर दी। तो विशेष तौर से याद रखना, किस सल्तनत कालीन शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में दौलताबाद स्थापित की? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये योजना इसके लिए इसलिए फेल हो गई थी क्योंकि दिल्ली से दक्षिण में दौलताबाद की दूरी काफी ज्यादा है, और दिल्ली से सारा आप सामान कह दीजिए राज दरबार को व्यवस्थित होने में और वहां जाने में बहुत सारा समय लगा, खूब सारा पैसा खर्च हुआ। इस वजह से राजकोष खाली होने लगा। तो ये योजना भी इसकी सफल नहीं हो सकी, और ये मेन कारण है इसका दौलताबाद ले जाने का, ताकि मंगोल आक्रमण से बचा जा सके, जिससे ज्यादा दूरी हो जाए। लेकिन ये योजना इतनी सफल नहीं हुई क्योंकि बहुत ही मात्रा में इसका धन खर्च हो गया था, राजकोष खाली हो गया। तो ये योजना भी आपके असफल रही थी। दूसरी योजना आपको इसको याद रखना है, राजकोष जब खाली हो गया तो इसने आपके सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। किस मुद्रा का प्रचलन किया? सांकेतिक मुद्रा। तो दूसरी योजना रखनी इसकी याद, सांकेतिक मुद्रा प्रचलन। और सांकेतिक मुद्रा प्रचलन इसने किया था 1327 के अंदर ही। और सांकेतिक मुद्रा के तहत, एक मिनट, सांकेतिक मुद्रा के तहत इसने चांदी के स्थान पर कांसे के सिक्के चलाए। कैसे सिक्के चलाए? तो यहां पर आपको याद रखना, चांदी के स्थान पर कांसे
की मुद्रा चलाई। यहां पर आपको याद रखना है, जब ये मुद्रा चलाई और ये योजना भी असफल होने लगी तो इसने क्या किया था, जो कांसे के सिक्के चलाए थे उनको पुनः लेकर राजकोष में जमा कर लेता और बदले में कैसे सिक्के देता था, चांदी के सिक्के। तो इससे क्या हुआ कि ये कम मूल्यवान धातु थी कांसे की, इसलिए हर एक व्यक्ति लगभग इसको बना लेता था। तो उसके समय ये कहा जाता है कि बिन तुगलक के समय घर घर टकसाल बन गया। क्या बन गया? घर घर टकसाल बन गया, क्योंकि वो खोटे सिक्के कांसे के बनाकर राजकोष में जमा करा के बदले में कैसे सिक्के प्राप्त कर रहे थे, चांदी के सिक्के। तो ये योजना भी इसकी फेल हो गई। तो यहां पर आपको याद रखना है, इसके समय एक कहावत प्रचलित है, बिन तुगलक के समय कहावत प्रचलित है कि घर घर टकसाल बन गया। ये किस शासक के समय कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं इसकी। दूसरी योजना ये भी असफल हो गई। फिर तीसरी योजना करता है ये, जिसके अंदर ये एक अभियान करता है जिसका नाम है खुरासान अभियान। खुरासान अभियान सैनिक अभियान करता है, और ये अभियान करता है आपके 1332 से लेकर 1334 तक। इसके बाद में एक सैन्य अभियान और करता है, वो है कराचील अभियान। कराचील अभियान, और कराचील अभियान भी आपके 1332 से लेकर 1334 के अंदर। तो ये आपके दौलताबाद से काफी सुदूर उत्तर पूर्व क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पर इसको जाने के अंदर खूब सारी सेना को साथ में ले जाने और उसके लिए रसद सामग्री की व्यवस्था करनी पड़ती है। 2 साल तक ये अभियान चला था, और इस अभियान में इसको न तो कोई क्षेत्र विजित हुआ था और न कोई ज्यादा सामरिक रूप से महत्व मिला, न कोई राजकोष मिला। तो इस वजह से ये योजना भी इसकी क्या हो गई, असफल हो गई। और इस योजना में भी इसका खूब सारा पैसा खर्च हो गया और राजकोष खाली हो गया था, यानी राजकोष में पैसे कम हो गए। तो ये अभियान भी इसके असफल हो गए, दोनों अभियान भी असफल। फिर इसने 5वीं योजना वापस आकर शुरू की थी आपके दोआब में कर वर्दी। दोआब में कर वर्दी, और ये कार्य किया था इसने 1335-36 में। 1335-36 दोआब में कर वर्दी का मतलब है जो 2 नदियों का संगम स्थल का जो उपजाऊ मैदान है, वहां पर इसने कृषि को महत्व देने के लिए यहाँ पर सिंचाई हेतु इसने अग्रिम ऋण दिए, और अग्रिम ऋण को कहते हैं तकावी ऋण। और इसके अलावा इसने एक नवीनतम विभाग बनाया, दीवान ए कोही, जो है आपके कृषि विभाग। और इस विभाग के माध्यम से किसानों को आपके अग्रिम ऋण दिया गया, ताकि वो सिंचाई करके ज्यादा से ज्यादा फसल उपजाकर टैक्स दे सके। तो दोआब में कर में क्या कर दी, वर्दी कर दी, क्योंकि ये सुविधा दे रहा, तकावी ऋण दे रहा है। तो ये योजना इसने कब शुरू की थी? 1335-36 में। दोआब के लिए कर वर्दी में आपको याद रखना है, इस हेतु इसने नवीनतम विभाग बनाया था। कौन सा? दीवान ए कोही। दीवान ए कोही नामक नवीनतम विभाग। फिर इसी विभाग से माध्यम से इसने किसानों को कैसे ऋण देना शुरू किया? तकावी ऋण। कैसे ऋण? तकावी ऋण, जिसको कहते हैं आपके अग्रिम ऋण। यानी सिंचाई हेतु इसने पहले ही ऋण देने का कार्य शुरू किया, तकावी ऋण जिसे अपन अग्रिम ऋण कहते हैं। और इस क्षेत्र में इसने सिंचाई हेतु आपके टैक्स में वृद्धि कर दी। तो इसने 5 योजनाएं चलाई, लेकिन 5 योजनाओं से इतना फायदा नहीं मिला। इसीलिए इस शासक को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान, सबसे योजनाकारी और सबसे मूर्ख और विवादित शासक भी कहा जाता है। तो इसका कहने का मेन कारण यह है। फिर बिन तुगलक के लिए एक बात याद रखना, इसने सोने का सिक्का चलाया दीनार नाम से। कौन सा सिक्का चलाया? सोने का सिक्का दीनार नाम से। सोने का सिक्का चलाया किस नाम से? दीनार नाम से। किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो बिन तुगलक के ये 5 अभियान असफल हो गए थे। इसके बाद में आपको याद रखना है, बिन तुगलक के काल में ही दक्षिण के जो राजवंश है, दक्षिण के जो क्षेत्र है, वहां पर इसकी अयोग्यता को देखते हुए दक्षिण के क्षेत्र के लोग स्वतंत्र होते लगे। तो इसके तहत कौन कौन से दक्षिण के क्षेत्र स्वतंत्र हुए? तो आपको याद रखना है 1336 के अंदर, 1336 के अंदर विजयनगर, विजयनगर, विजयनगर स्वतंत्र हो गया था। और किसके नेतृत्व में?
तो आपको याद रखना हरिहर बुक्का के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? हरिहर बुक्का के नेतृत्व में। और किस साम्राज्य की स्थापना की थी इन दोनों ने? विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बिन तुगलक के समय 1336 के अंदर कौन करते हैं? हरिहर बुक्का। तो एक ये दक्षिण का क्षेत्र स्वतंत्र हो गया। दूसरा आपको याद रखना है 1347 के अंदर, 1347 के अंदर आपके बहमनी साम्राज्य, दक्षिण का कौन सा साम्राज्य? बहमनी क्षेत्र। और यहाँ पर बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है बिन तुगलक के समय। और बहमनी साम्राज्य का संस्थापक है आपके हसन गंगू। हसन गंगू। तो आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण के कौन से क्षेत्र, दक्षिण के कौन से क्षेत्र आपके बिन तुगलक के समय स्वतंत्र हो गए थे? तो पहला तो है आपके विजयनगर और दूसरा कौन सा है? बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य कब हुआ था? 1347। और विजयनगर कब? 1336। इसका सन सहित आपको याद रखना है और संस्थापक भी याद रखना और किस शासक के समय स्वतंत्र हुए ये भी याद रखना है। ये प्रश्न कई बार छोटे एग्जामों में पूछा जा चुका है। फिर बढ़ते आगे। तो ये हो गए इसके समय स्वतंत्र होने वाले क्षेत्र। इसके बाद में इसकी बात करें आपके बिन तुगलक की, तो बिन तुगलक की मृत्यु, तो मृत्यु हुई थी आपके 1351 में। 1351। तो इसके लिए आपको याद रखना है इसकी मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था, बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा था कि जनता को सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से या जनता से मुक्ति मिल गई। तो ये किस सल्तनत कालीन शासक के लिए बदायूनी ने कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा था कि जनता के लिए ये योजना तो नई बना रहा था, लेकिन योजनाएं सफल नहीं हो रही थी। इससे सुल्तान खुद भी परेशान था और जनता भी परेशान थी, इसलिए इसकी मृत्यु पर बदायूनी ने ये शब्द कहे। फिर एक दूसरा इतिहासकार याद रखना, एल्फिंस्टन। और एल्फिंस्टन ने कहा था कि बिन तुगलक में पागलपन के अंश विद्यमान है। पागलपन के अंश विद्यमान है। ये बात बिन तुगलक के लिए किसने कही थी? एल्फिंस्टन ने। किसने कही थी? एल्फिंस्टन ने। तो ये हो गए आपके मोहम्मद बिन तुगलक। बिन तुगलक के बाद में शासक बनता है इसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक। तो अगला शासक है आपके फिरोज शाह तुगलक। इसका कार्यकाल था आपके 1351 से लेकर 1388 तक। कार्यकाल याद रखना जरूरी नहीं है, केवल पढ़ के निकल जाना है। फिरोज शाह तुगलक के लिए आपको याद रखना है इसकी पिता तो मुसलमान थे और इसकी माता क्या थी आपके? हिंदू माता। माता क्या थी इसकी? हिंदू थी। ठीक है। फिर आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक के लिए कि इसने ये सर्वाधिक कट्टर शासक था, सबसे कट्टर धार्मिक शासक था। तो यहां पर आपको याद रखना कौन सा शासक धार्मिक रूप से कट्टर था? तो धार्मिक रूप से कट्टर कौन सा शासक था? तो वो है फिरोज शाह तुगलक। इसीलिए क्या किया था इसने? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। और ऐसा करने वाला दिल्ली का एकमात्र शासक। ठीक है। अब ये ब्राह्मणों पर, सामान्यतः ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा जाता है, लेकिन धार्मिक रूप से कट्टर था इसलिए इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसने धार्मिक रूप से उल्लेमाओं को महत्व दिया, यानी धर्माधिकारियों की बात ये सबसे ज्यादा मानता था। धर्माधिकारियों को में उल्लेमाओं को सर्वाधिक महत्व दिया और इन्हीं के कहने पर ही इन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिर इसके बाद में फिरोज शाह तुगलक के लिए बात करें तो इसने
नवीनतम विभाग बनाए थे। कुछ बातें तो आपके पहले हो गई कि इसने सिंचाई हेतु सर्वाधिक नहर किसने बनाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, सर्वाधिक नहरों का विकास किसके समय हुआ था, फिरोज शाह तुगलक के समय। फिर इसके अलावा आपके निर्माण की बात करें, इसके निर्माण की, तो निर्माण के अंदर इसने अनेक शहर बनाए थे, जिसके अंदर महत्वपूर्ण रूप से प्रमुख नगर, निर्माण में आपको याद रखना है प्रमुख नगर, और नगर में आपको याद रखना, पहला नगर याद रखना फिरोज शाह कोटला नगर। ये कहां पर बसाया था इसने, दिल्ली के अंदर। और यहां पर याद रखना, इस फिरोज शाह कोटला के अंदर आपके अशोक के 2 अभिलेख लेकर आता है, जिसके अंदर पहला तो है आपके दिल्ली टोपरा और दूसरा है दिल्ली मेरठ दोनों अभिलेख लाकर कहां स्थापित करता है, फिरोज शाह कोटला के अंदर। तो यहां पर आपको याद रखना है 2 अभिलेख, और वो किसके, अशोक के। एक तो है दिल्ली टोपरा और दूसरा लेकर आता आपके दिल्ली मेरठ। ये कहां से लेकर आता है, ये अशोक, दोनों अभिलेख किसके हैं, अशोक के। और ये टोपरा और मेरठ से कहां के पर लाकर स्थापित करता है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर। तो ये कौन करता है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिर प्रमुख नगर में दूसरा आपको याद रखना फतेहाबाद, तीसरा याद रखना आपको फिरोजपुर नगर भी की स्थापना कौन करता है, आपके अलाउद्दीन, ये फिरोज शाह तुगलक। फिर हो जाएगा आपके, चलो ये 3 नगर याद रखना, इसमें से सबसे ज्यादा ये याद रखना। एक चौथा नगर याद रखना आपको जौनपुर, चौथा नगर आपको याद रखना है जौनपुर। और जौनपुर के लिए आपको याद रखना है किसकी याद में बनाया था, जौना खां की याद में। और जौना खां कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, जो किसका चचेरा भाई था, फिरोज शाह तुगलक का। फिर जौनपुर को कहा जाता है पूर्व का सिराज, किस नगर को कहा जाता है, तो वो है आपके जौनपुर। और जौनपुर के लिए एक और बात याद रखनी है, यहाँ पर प्रसिद्ध मस्जिद है अटाला मस्जिद। कौन सी मस्जिद है, अटाला मस्जिद। और इसका निर्माण करवाया था आपके इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला मस्जिद। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको याद रखना है, ये हो गए फिरोज शाह तुगलक के प्रमुख नगर। नगरों में विशेष याद रखना 2 नगर आपको, फिरोज शाह कोटला और जौनपुर। ठीक है, फिरोज शाह कोटला में 2 ये अभिलेख अशोक के स्थापित किए, और जौनपुर किसकी याद में, चचेरे भाई जौना खां की याद में, जिसका ये किस नाम से शासक बना, ये मोहम्मद बिन तुगलक नाम से। फिर इस जौनपुर को क्या कहा जाता है, पूर्व का सिराज। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी प्रसिद्ध मस्जिद है, अटाला मस्जिद, जिसको किसने बनाया था, इब्राहिम शाह सरकी ने। अटाला मस्जिद को आपको ऐसे याद रखना, अटाला यानी जो खराब चीज होती है, अटाला अपन जिसको बोलते हैं, वो साइड में सरका देते हैं, तो सरकी से याद रखना सरकाना अटाला को, तो इसको ऐसे याद रखना। फिर इसके बाद में याद करते हैं नवीनतम विभाग, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नवीनतम विभाग, यानी कौन कौन से विभाग इसने स्थापित किए, तो इसमें आपको पहला विभाग याद रखना है दीवान ए बंदगान। बंदगान का मतलब है गुलामों के लिए बनाया गया विभाग। किसके लिए विभाग था, गुलामों हेतु। और यहां पर याद रखना सर्वाधिक गुलाम भी किस शासक के थे, आपके सर्वाधिक गुलाम भी इसके समय, यानी सल्तनत काल में सबसे ज्यादा गुलाम किस शासक के थे, तो वो है आपके फिरोज शाह तुगलक के। फिर दूसरा विभाग आपको याद रखना है दारुल सफा, इसे अपन कहते हैं खैराती अस्पताल, यानी रोगियों के लिए इलाज के लिए व्यवस्था, एक अस्पताल खुलवाया था, जिसे अपन खैराती अस्पताल भी कहते हैं। तो ये किस नाम से बनाया, दारुल सफा। इसको ऐसे याद रखना, सफा से सफा खाना, तो सफा खाना यानी हॉस्पिटल अस्पताल किसने बनाया था, विभाग, तो वो हो जाएगा आपके फिरोज शाह तुगलक। तीसरा आपको याद रखना है
रोजगार कार्यालय, रोजगार कार्यालय। और इसके लिए किसके लिए बनाया गया? बेरोजगारों के लिए। चौथा आपको याद रखना है पेंशन विभाग। कौन सा विभाग बनाया इसने? पेंशन विभाग। अगला विभाग आपको याद रखना है और बसाया था इसने सार्वजनिक, सार्वजनिक निर्माण विभाग। और सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत इसने 5 नगर बसाए थे प्रमुख रूप से। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसे अपन पीडब्ल्यूडी भी कहते हैं, पीडब्ल्यूडी। ठीक है। फिर आपको याद रखना है इसने गरीबों को, गरीबों हेतु, दान हेतु आपके क्या कहते हैं? दीवान ए खैरात। एक और याद रखना, गरीबों की सेवा हेतु दीवान ए खैरात नामक, दीवान ए खैरात नामक विभाग की बनाया था। इस विभाग के माध्यम से ये गरीबों को आपके दान देता था। और अंतिम विभाग इसका याद रखना, विवाह पंजीयन हेतु, विवाह पंजीयन हेतु भी विभाग बनाया था। पंजीयन हेतु विभाग गठित। सब याद नहीं रहे तो इसमें एक तो दीवाने बंदगान याद रखना है, किसके लिए बनाया? गुलामों के लिए। ठीक है। और सर्वाधिक गुलाम भी किस सल्तनतकालीन शासक के समय थे? फिरोज शाह तुगलक। फिर एक याद रखना दारुल सफा, तो ये भी क्या था? आपके खैराती अस्पताल, मुफ्त अस्पताल या चिकित्सा सेवा के लिए। फिर सीधा याद रखना ना दीवाने खैरात। और एक आपके बेरोजगार हेतु रोजगार कार्यालय किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक। तो ये थोड़े से विभाग आपको याद रखना। इससे पहले अभी विभाग आया था आपके मोहम्मद ये अलाउद्दीन खिलजी के समय विभाग बनाया गया था दीवान ए रियासत। ठीक है, वो था बाजार नियंत्रण के लिए। फिर दूसरा आपके आया था अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व वसूली के लिए दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की गठित किया था। उसके बाद में कृषि विभाग बनाया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही नाम से। और उसके बाद में ये 6-7 विभाग किसने बनाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये फिरोज शाह तुगलक के लिए हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसके निर्माण कार्य, फिरोज शाह तुगलक के निर्माण कार्य, निर्माण कार्य में आपको याद रखना है पहला खान ए जहां, खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा, खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा बनाया था इसने। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक है। फिर खान ए जहां उपाधि थी, किसकी उपाधि थी? मकबूल की। उपाधि किसकी थी? आपके मकबूल, जो क्या था? आपके फिरोज शाह तुगलक का वजीर, फिरोज शाह तुगलक का तेलंगाना निवासी था। और किसका वजीर था? आपके फिरोज शाह तुगलक का। तो इसने इसको कौन सी उपाधि थी? तेलंगाना को, ये मकबूल को कौन सी उपाधि थी? खान ए जहां तेलंगाना की। और इसका मकबरा बनाया था इसने। और ये याद रखना प्रथम अष्टभुजाकार, प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है। प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा जो कहाँ स्थित है? आपके दिल्ली के अंदर। कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर। और किसने निर्माण कार्य करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये बात होगी आपके इसके वजीर की। इसके बाद में इसके दरबारी याद रखना है, दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान में आपको पहला याद रखना है, पहला हो जाएगा आपके जियाउद्दीन, जियाउद्दीन बर्नी। और जियाउद्दीन बर्नी की आपको 2 पुस्तकें याद रखनी है। पहली पुस्तक है आपके तारीख ए फिरोज शाही, जिसके अंदर आपके फिरोज शाह तुगलक की शासन व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। फिर दूसरी इसकी पुस्तक याद रखना आपके फतवा ए जहांदरी, फतवा ए जहांदरी। ये भी किसकी पुस्तक है? जियाउद्दीन बर्नी की। दूसरा आपको याद रखना है शम्स ए सिराज अफीफ, शम्स ए सिराज अफीफ। इसने भी पुस्तक लिखी थी सेम नाम से, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही।
विशेष ध्यान रखना, सेम ही नाम है पुस्तक का लेकिन वर्णन अलग अलग रहेगा, अलग अलग लिखने वाला है। तारीख फिरोज शाही, देखो पहली तारीख फिरोज शाही तो किसने लिखी थी, जियाउद्दीन बर्नी ने, और दूसरी किसने लिखी थी, शम्स सिराज अफीफ। ठीक है, इसके बाद में आत्मकथा, आत्मकथा की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने आत्मकथा लिखी थी, फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं ने, और किस नाम से लिखी, तो इसको आपको याद रखना, फुतुहाते, फुतुहात ए फिरोज शाही, यानी फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी, फुतुहाते फिरोज शाही नाम से। तो ये पुस्तकें सारी याद रखना, बर्नी की पुस्तक है, तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदरी। फिर शम्स सिराज अफीफ की तारीख फिरोज शाही, और फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं की आत्मकथा किस नाम से लिखी, फुतुहाते फिरोज शाही। इसको ऐसे याद रखना, अपने हाथ से लिखी, हाथ से फुतुहाते फिरोज शाही, हाथ से लिखी किसने, फिरोज शाह ने, तो फिरोज शाही हो जाएगा, फुतुहाते फिरोज शाही। तो ये हो गई आपके फिरोज तुगलक की बातें। फिर फिरोज तुगलक के बाद में अगला और अंतिम शासक है आपके तुगलक वंश का, वो है नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन और इसका शासन था आपके 1394 से लेकर 1414 तक। इसके लिए आपको याद रखना है, इसके अंदर आपको याद रखना नासिरुद्दीन महमूद के समय, इसके समय आपके एक कहावत प्रचलित थी कि बादशाह की सल्तनत दिल्ली से पालमपुर, और दूसरी बात याद रखना, इसके समय आपके तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 के अंदर। तो पहली बात तो याद रखना है, इसके समय 1398 में तैमूर का आक्रमण, तैमूर कौन था भाई, मंगोल आक्रमणकारी, कौन था आपके, मंगोल आक्रमणकारी। तो इसका आक्रमण हुआ था 1398 के अंदर, और इसके समय एक कहावत प्रचलित है, कौन सी कहावत प्रचलित है, तो याद रखना है, सुल्तान की या बादशाह की सल्तनत, बादशाह की सल्तनत दिल्ली से पालमपुर तक। कहने का मतलब है इसके समय दिल्ली साम्राज्य का क्षेत्र घटकर इतना सीमित हो गया कि केवल दिल्ली के पास ही एक पालमपुर नामक नगर है। तो इस छोटे से क्षेत्र का ही बादशाह रहा था आपके, कौन सा, नासिरुद्दीन महमूद। तो ये कहावत किसके समय प्रचलित है, आपके नासिरुद्दीन महमूद के समय। और इसके समय विशेष याद रखना, किसका आक्रमण हुआ था 1398 में, दिल्ली पर तैमूर का। ठीक है, फिर इसके समय आपको याद रखना, तैमूर के आक्रमण के समय भारत के अंदर तुगलक वंश के 2 शासक शासन कर रहे थे। दिल्ली पर तो शासन किसका था, नासिरुद्दीन महमूद का, जबकि आपके ग्वालियर के अंदर शासन था आपके नुसरत शाह का शासन था, और नुसरत शाह का कहा था, ग्वालियर। ठीक है, और ये याद रखना है, ये आपके तुगलक वंश का अंतिम शासक, तुगलक वंश का अंतिम शासक। ठीक है, तुगलक वंश का अंतिम शासक। इसी के साथ में आपके तुगलक वंश पूरा हो जाता है। और अगर तुगलक वंश में से प्रश्न आता है तो इनमें से बार आपको नहीं जाएगा, तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना, और इसके अंदर जो बातें हैं शॉर्ट में वो आपको याद रखनी है, इनको छोड़ना मत आप। फिर आगे बात करेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।